स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस एजुसेट प्रसारण में स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, पिछले 2 लेक्चर्स में हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा। आपने कई क्वेश्चंस को करते समय देखा होगा कि कई क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी हो जाते हैं। आज हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन की। अगर हम उन प्रॉपर्टीज़ का इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज़ करें तो हमें काफ़ी सुविधाएं हो जाती हैं, हमारे क्वेश्चंस काफ़ी शॉर्ट में हो जाते हैं। तो ये सभी प्रॉपर्टीज़ जो हम काम में लेते हैं बड़ी यूज़फुल होती हैं हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो आओ शुरू करते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ का हम इस्तेमाल इस क्लास में करेंगे। पहली प्रॉपर्टीज़ जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। जो पहली प्रॉपर्टी हम अक्सर यूज करते हैं, आप इसे P1 का नाम दे दें, कि अगर हमें कोई फंक्शन f(x) दिया गया है और इसे हमें a से b के बीच में इंटीग्रेट करना है। अब अगर हम फंक्शन वही रखें और सिर्फ वेरिएबल चेंज कर दें, लिमिट हमारी सेम हो, तो भी दोनों इंटीग्रल्स की वैल्यू सेम होती है। यानी f(x) dx का इंटीग्रल उतना ही होगा a से b के बीच में जितना कि ft dt का होगा a से b के बीच में। यानी आप इसको ये समझ सकते हैं कि अगर हम वेरिएबल चेंज कर देते हैं लेकिन हमारा फंक्शन वही रहता है तो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। तो आप वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर हमें एक फंक्शन a से b के बीच में इंटीग्रेट करने के लिए दिया हुआ है, इसकी लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है। अब अगर हम लिमिट्स को चेंज कर दें, इंटरचेंज करें, अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना देते हैं, तो वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल में एक माइनस साइन का फर्क आता है और ये f(x) dx b से a विद माइनस साइन की वैल्यू के बराबर होता है। यानी जब भी आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इंटरचेंज करेंगे तो एक माइनस का फर्क आ जाए। अगली जो प्रॉपर्टी है जो हमें बहुत काम में आएगी वो ये है कि अगर आप f(x) dx एक फंक्शन ले रहे हैं और आप उसको a से b के बीच में इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो आप इसको पार्ट्स में इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे आप इसको एक बार a से c के बीच में इंटीग्रेट कर दें, फिर c से b के बीच में इंटीग्रेट कर दें। यहां c कोई ऐसा नंबर है जो a और b के बीच में है। तो अभी हमने यहाँ 2 टुकड़े किए हैं। आप चाहें, आपको ज़रूरत हो तो इनको आप ज़्यादा पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे जब कभी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इंटीग्रेट करना हो 0 से 2 पाई के इंटरवल में, तो आप उसको π/2 वाले इंटरवल में डिवाइड करके अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, फिर उनका सम कर दें। इसी तरह से जो भी मॉडुलस के क्वेश्चंस आएंगे वो सारे इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से ही होंगे। एक सबसे ज़्यादा अगर हमें कोई प्रॉपर्टी काम आती है तो वो प्रॉपर्टी है ये कि अगर आपको इंटीग्रेशन करना है f(x) का 0 से a के बीच में, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू f(a-x) के इंटीग्रल के वैल्यू के बराबर होगी, लिमिट सेम होगी 0 से a की ही। यानी दोनों इंटीग्रल्स की वैल्यू ही सेम होती है। f(x) की इंटीग्रेशन करें 0 से a के बीच में, या f(a-x) का इंटीग्रेशन करें 0 से a के बीच में, दोनों का इंटीग्रेशन
सेम ही होगा, तो जैसा भी आपको आसान लगे आप उससे इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसी को अगर और जनरलाइज्ड फॉर्म में पढ़ें, क्योंकि यहाँ जो इंटीग्रेशन करना है वो 0 से लोअर लिमिट शुरू होती है। अगर ये लिमिट 0 से शुरू ना होकर किसी भी नंबर से शुरू हो जाए, a से b तक जाए, तो fx dx का इंटीग्रेशन हम लिमिट सेम रखेंगे और f a प्लस b माइनस एक्स के इंटीग्रल के बराबर ही इसकी लिमिट हो। तो ये एक जनरल फॉर्म है और इसी का स्पेशल केस है जो फोर्थ प्रॉपर्टी है। बहुत कम ही ऐसे क्वेश्चन होते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में जिसमें हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं करते। शायद सबसे ज़्यादा अगर यूज़ होती है तो यही प्रॉपर्टी यूज़ होती है। अगली जो प्रॉपर्टी अक्सर हमें काम में आती है वो ये है कि अगर हमें कुछ फंक्शंस दिए जाएं, फिलहाल हम 2 फंक्शंस की बात करते हैं, fx और gx, और इन्हें इन दोनों के सम को इंटीग्रेट करना है a से b के बीच में, तो हम इन्हें बजाय इकट्ठा इंटीग्रेट करें इनके सम को, हम अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं, इनके डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू निकाल लेते हैं और उन वैल्यूज़ का सम कर देते हैं। यानी इसकी वैल्यू होगी a से b fx का इंटीग्रेशन अलग से और फिर gx का इंटीग्रेशन अलग से, लिमिट यही है। अब अगली जो प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे वो है 2 अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग रिजल्ट देने वाली प्रॉपर्टी। हम पहली सिचुएशन की बात करते हैं कि अगर हमें कोई फंक्शन दिया जाता है और वो इवन फंक्शन है, इफ fx इज एन इवन फंक्शन। अगर fx इवन फंक्शन है तो उस स्थिति में अगर हमें कभी -a से a की लिमिट लगी हुई मिले fx के साथ में, तो इसका इंटीग्रेशन 2 टाइम्स होगा 0 to a fx dx के इंटीग्रल के बराबर। ये तब होगा अगर fx इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन के बारे में हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। एक बार हम आपको फिर रिपीट करवा दें कि इवन फंक्शन का मतलब एक ऐसे फंक्शन से है जिसमें अगर हम x की जगह वेरिएबल को -x से रिप्लेस कर दें और दोनों ही सिचुएशन में सेम रिजल्ट अगर हमें मिलता है तो इस तरह के फंक्शंस को हम इवन फंक्शन कहते हैं। तो एक बार मैं लिख भी देता हूं, इफ fx एंड f of -x आर इक्वल, then fx is called even function। यानी किसी भी फंक्शन में आप x को -x से रिप्लेस करें और दोनों ही सिचुएशन में अगर रिजल्ट सेम आता है तो हम कहते हैं ये फंक्शन इवन फंक्शन। अब इसी का दूसरी सिचुएशन पर हम बात करते हैं। ये हमारी 7वीं प्रॉपर्टी है। इसी की जो अगली पार्ट है कि अगर fx इवन ना होकर ऑड फंक्शन हो, अगर fx एक ऑड फंक्शन है तो ऐसी स्थिति में अगर हमें -a और a के बीच में कोई फंक्शन मिलता है तो इसकी वैल्यू हम सीधे ही विदाउट एनी कैलकुलेशन 0 लिख सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि फंक्शन ऑड फंक्शन होना चाहिए। ऑड फंक्शन किसे कहेंगे वो भी मैं आपको याद दिला दूं कि ऑड फंक्शन कहेंगे अगर fx की वैल्यू -f के इक्वल है तो हम कहेंगे कि fx एक ऑड फंक्शन है। आप इसको ये भी समझ सकते हैं कि अगर आपने फंक्शन में x की जगह -x को रिप्लेस करा और पूरे फंक्शन में माइनस का फर्क आ जाता है तो इस तरीके का फंक्शन ऑड फंक्शन कहलाता है। उसके बाद में हम एक और प्रॉपर्टी यूज करते हैं जो हमें काम में आती है हमारे 12th क्लास वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में।
कि अगर हमें 0 से 2a का कोई फंक्शन दिखाई देता है, तो इसको हम या तो लिख सकते हैं 2 इंटू 0 to a fx dx। यानी आपको क्या करना है कि अगर 0 से 2a की लिमिट मिली है तो आप इसको 2 टाइम ऑफ 0 to a लिख देंगे, यानी लिमिट को आधा कर देंगे। लेकिन कब लिखेंगे? अगर ये फंक्शन इस प्रकार का है कि फंक्शन में x की जगह हम 2a माइनस एक्स रखें और वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर ही आ जाए। यानी अगर फंक्शन में x को रिप्लेस करके 2a माइनस एक्स रखा जाए और फिर भी फंक्शन की ओरिजिनल वैल्यू के बराबर ही आ जाता है, तो ऐसे केसेस में 0 से 2a fx dx का इंटीग्रेशन 2 टाइम ऑफ 0 to a fx dx होता है। लेकिन इसी का अगला पार्ट भी है कि अगर कभी 0 से 2a fx dx हमें मिलता है तो इसको हम 0 भी लिख सकते हैं। कब लिखेंगे? अगर हमने x को 2a माइनस एक्स से रिप्लेस करा और माइनस का फर्क आ गया था। अगर x की जगह आपने फंक्शन में 2a माइनस एक्स पुट किया और फंक्शन में माइनस का फर्क आ जाता है, तो उस समय 0 से 2a fx dx टाइप के जितने भी इंटीग्रेशन होंगे उनकी वैल्यू हम विदाउट एनी कैलकुलेशन 0 लिख सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी अगर हम हेल्प लेते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में तो बहुत बड़े क्वेश्चंस भी हम बहुत छोटे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये हमारी हेल्प के लिए बनाई गई हैं, ये हमारे काम को आसान करने के लिए बनाई गई। तो अब इनको कैसे यूज़ करेंगे, इसके लिए हम 7.11 एक्सरसाइज लेते हैं, वहाँ से अपनी प्रॉब्लम्स को शुरू करते हैं। तो 7.11 से हम प्रॉब्लम्स ले रहे हैं। तो इसमें हम जो पहली प्रॉब्लम ले रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 है कि cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करें। cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना है। लिमिट है हमारी 0 से π/2। अगर आप इसमें प्रॉपर्टी का यूज नहीं करते हैं तो आप इसको इंटीग्रेट तो कर देंगे, लेकिन हो सकता है आपको समय थोड़ा ज़्यादा लगे, क्योंकि cos स्क्वायर x को इंटीग्रेट करने का नॉर्मल तरीका होता है कि आप इसको 1 + cos 2x/2 लिखते हैं और उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। लेकिन अगर हम प्रॉपर्टी का यूज़ करें, हम यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं हमारी 4th वाली प्रॉपर्टी कि यूजिंग 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स dx। यानी फंक्शन में अगर x को a माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें तो भी डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू सेम ही रहेगी। तो यहाँ पर हम x को रिप्लेस करते हैं π/2 माइनस एक्स, और इस प्रॉपर्टी की वजह से जो वैल्यू इस इंटीग्रल की है वही इस इंटीग्रल की वैल्यू होगी 0 से π/2 के बीच में। इस इंटीग्रल को हमने शुरू में i कहा था, तो इसको भी i कहेंगे। आप जानते हैं cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स साइन स्क्वायर x होता है, तो आप इसे साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। लिमिट है 0 से π/2। इसकी वैल्यू भी i के इक्वल ही है। अब आप इसे इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दें और इसे इक्वेशन नंबर 2 पुट कर दें, और दोनों इक्वेशंस को अब हम ऐड कर देते हैं। ऐड करा हमने 1 और 2 को। जब आप 1 और 2 को ऐड करेंगे, i और i का जो सम है वो 2i होगा, और ये दोनों फंक्शंस हैं 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx प्लस 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स। राइट साइड में देख रहे हैं कि दो फंक्शन हैं जिनकी लिमिट सेम है। अब लिमिट सेम है तो हम इनको ऐड भी कर सकते हैं। तो 2i इक्वल टू होगा 0 से π/2 और cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स।
लेकिन cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये 1 हो गया, आपको 1 का ही इंटीग्रेशन करना है और फिर लिमिट अप्लाई करनी है और ये 2i के इक्वल है। 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हैं x होता है, तो लिमिट अप्लाई करें 0 से π/2 की और ये वैल्यू है 2i के इक्वल, यानी 2i की वैल्यू π/2 - 0 जो कि π/2 के ही इक्वल है, यानी 2 × i की वैल्यू π/2 है, लेकिन हमें i से मतलब है, तो इंटीग्रल की वैल्यू i बराबर होगी π/4 की। तो आपने देखा कि अगर हमने यहाँ प्रॉपर्टी का यूज कर लिया तो बड़े आसानी के साथ बहुत कम कैलकुलेशन में हमने इसका इंटीग्रल फाइंड कर लिया। तो प्रॉपर्टी हमारी हेल्प के लिए है, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत छोटे हो जाएंगे। इसी तरह से हम एक और प्रॉब्लम लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर हम 3 ले लेते हैं। तो थर्ड प्रॉब्लम जो है हमारी वो है कि इंटीग्रेशन करें 0 से π/2 sin 3/2x डिवाइडेड बाय sin 3/2x प्लस cos 3/2x। अगर आप इसमें प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं करेंगे तो सॉल्व करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा। हम यहाँ प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, यहाँ पर भी यही प्रॉपर्टी यूज़ करें कि यूजिंग 0 to a fx dx, इसकी वैल्यू इक्वल होती है 0 to a f a minus x dx। तो अब इस दिए हुए फंक्शन में हमारे पास fx है sin 3/2x डिवाइडेड बाय sin 3/2x प्लस cos 3/2x। तो यहां पर a का मीनिंग π/2 है, जो इंटीग्रल इसका होगा वही इंटीग्रल sin π/2 माइनस x पावर 3/2 अपॉन sin π/2 माइनस x पावर 3/2 प्लस cos π/2 माइनस x पावर 3/2 के ही इक्वल होगा। अब sin π/2 माइनस एक्स आप जानते हैं cos x होता है और cos π/2 माइनस एक्स sin x होता है, कहीं कोई नेगेटिव साइन नहीं है। तो सॉल्व होने के बाद में न्यूमरेटर होगा cos 3/2x डिवाइडेड बाय cos sin π/2 माइनस एक्स, एक बार फिर लिखेंगे cos 3/2x प्लस sin 3/2 पावर ऑफ x dx। क्योंकि इस इंटीग्रल की वैल्यू आई थी तो इसलिए इस इंटीग्रल की वैल्यू भी हम आई ही लिखेंगे, और अब इसे आप इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 डाल दें। इसके बाद दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं। जब हम ऐड करते हैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, तो पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड करने पर हमें मिलेगा i प्लस आई यानी 2i इक्वल टू 0 से π/2 sin 3/2x डिवाइडेड बाय sin 3/2x प्लस cos 3/2x। इसके अंदर ऐड करेंगे cos 3/2x अपॉन sin 3/2x प्लस cos 3/2x। हम इन दोनों को ऐड करके इकट्ठा ही लिख देते हैं प्रॉपर्टी की हेल्प से। अब आप देख रहे हैं जो न्यूमरेटर है दोनों का सेम है, तो 2i इक्वल होगा 0 से π/2, एलसीएम आप लेंगे sin 3/2x प्लस cos 3/2x।
आपको सॉल्व करने पर मिलेगा साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, तो आप लिख सकते हैं कि 2i 1 के बराबर, यानी आपको इंटीग्रेशन करना है 1 का। इसका इंटीग्रेशन होगा x, लिमिट होगी 0 से π/2, जैसा पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही किया था। आप सॉल्व करेंगे, आपको मिलेगा 2i = π/2। 2i की वैल्यू आपने फाइंड कर लिए, अब आपको सिर्फ i चाहिए, तो i की वैल्यू है π/4। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारे पास में 3 क्वेश्चन साथ साथ दिए हुए हैं। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है वो केवल चेंज ऑफ पावर का ही काम है उसमें, यानी जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है √sin x प्लस √cos x। बिल्कुल इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी करना है। क्वेश्चन नंबर 3 और 2 में सिर्फ पावर का फर्क है, प्रोसीजर हमारा सेम होगा, तो आंसर भी हमारा सेम ही होगा। इसके बाद एक और प्रॉब्लम हमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है वहां दिया हुआ, तो वहां पर भी cos 5 पावर ऑफ x डिवाइडेड बाय sin 5 पावर ऑफ x प्लस cos 5 पावर ऑफ x, बिल्कुल इसी प्रकार का फंक्शन है। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से आंसर आप पहले ही मालूम कर सकते हैं, इनका आंसर भी दोनों का π/4 ही आपको मिलेगा। अब जो अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर हम 5 ले रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है कि मॉडुलस ऑफ x + 2 का इंटीग्रेशन करना है और लिमिट है -5 से 5। आपको जब भी किसी भी मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना हो तो पहला काम जो करना है आपको, वो आप याद रखेंगे कि इस फंक्शन को आप मॉडुलस से बाहर लिखें। इसके लिए आप मॉडुलस की प्रॉपर्टी का यूज़ करें। आपने पढ़ रखा है कि मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू +x या -x होती है, तो मॉडुलस ऑफ x + 2 की वैल्यू x + 2 होगी अगर x + 2 ग्रेटर और इक्वल टू 0। या आप समझ सकते हैं कि x की वैल्यू जब भी -2 से ग्रेटर है या -2 है तो इसकी वैल्यू x + 2 होगी। मॉड ऑफ x + 2 की वैल्यू माइनस ऑफ x + 2 होगी अगर x + 2 की वैल्यू <0 है, या अगर x की वैल्यू -2 से लेस है तो मॉड ऑफ x + 2 की वैल्यू माइनस ऑफ x + 2 होगी। लेकिन अब आप ये भी देख सकते हैं कि -2 से ग्रेटर कहाँ तक हमारी वैल्यू हो सकती है और -2 से कम कहाँ तक हो सकती है। इस प्रॉब्लम के हिसाब से लिमिट हमें -5 से 5 लेनी है। जो ब्रेकिंग पॉइंट है हमारा -2 है, तो -2 और -5 के बीच में एक जैसा बिहेवियर होगा, -2 से +5 के बीच में एक जैसा बिहेवियर होगा फंक्शन का। तो यानी कि जो मॉडुलस ऑफ x + 2 है इसकी वैल्यू माइनस ऑफ x + 2 होगी अगर x की वैल्यू -5 और -2 के बीच में है, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव x + 2 होगी अगर x की वैल्यू -2 से इक्वल या ग्रेटर हो लेकिन 5 या 5 से लेस। तो ऐसे हम दो पार्ट में
इस फंक्शन को डिवाइड कर देंगे। अगर हमें कोई भी मॉडुलस में फंक्शन एल्जेब्रिक मिलता है, लीनियर मिलता है, तो यानी ये जो इंटीग्रल है इसे हम दो पार्ट में लिखेंगे। पहला पार्ट होगा कि x की वैल्यू अगर -5 और -2 के बीच में है तो मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू -(x+2) होगी। और अगर -2 से +5 के बीच में वैल्यू है तो इसकी वैल्यू x+2 dx। अब ये दोनों ही सिंपल फंक्शंस हैं जिन्हें हम आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। दोनों का आप इंटीग्रेशन कर लें, ऐड कर लें तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि कैसे किसी फंक्शन को ब्रेक किया जाता है। आप इसको ब्रेक करें, जितने भी पार्ट्स होंगे, अगर आप लीनियर हैं तो 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे। अगर क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम आएगी तो उसके लिए भी हम बताएंगे उसको कैसे हम ब्रेक करेंगे। तो ये आप कैलकुलेशन वर्क है, इसे आप आराम से स्वयं कर लेंगे। और ऐसा ही एक और प्रॉब्लम है जहां हमें 2 से 8 के बीच में x-5 को इंटीग्रेट करना है, तो ये भी आप अपने आप ही होमवर्क में कर लेंगे। अब जो अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 7 है हमारी बुक से। 7th क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेट करना है 0 से 1 x × 1 - x⁻n का इंटीग्रेशन हम करेंगे। यहां ये जो पावर n है वो 1 - x पर है। अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे, और ये n के बारे में हमें जानकारी तो नहीं दी हुई है कि n किस प्रकार का नंबर है। अगर ये इंटीजर होगा तो बहुत सारी टर्म यहाँ पर आएंगी। तो अगर आप इसको बिना प्रॉपर्टी की हेल्प के सॉल्व करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसमें अगर हम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं तो देखो कितना आसानी के साथ ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पर यूज़ करें इसी प्रॉपर्टी को जो हमने दोनों क्वेश्चंस में यूज़ की है। 0 से a f(x) का इंटीग्रेशन 0 to a f(a-x) के इंटीग्रेशन के इक्वल है। इसलिए हम यहाँ पर a का मतलब 1 लेंगे, तो जहाँ भी x हमें दिखाई देता है वहाँ हम लिखेंगे 1 - x। तो भी दोनों का इंटीग्रल सेम ही रहेगा, इसलिए i इक्वल होगा, लिमिट भी चेंज हमें नहीं करनी है। x की जगह हम यूज़ करेंगे 1 - x इंटू 1 - 1 - x, और पावर हम यूज़ करेंगे n। इंटीग्रेशन हमें x के रेस्पेक्ट में ही करना है। ये अभी भी i है, 0 से 1 के बीच में इंटीग्रेट करना है 1 - x। जब आप इसे सॉल्व करेंगे एक्सप्रेशन को तो आपको सिर्फ x मिलेगा, पावर होगी n। तो 1 - x इंटू x⁻n का इंटीग्रेशन अब हमें करना है, और जो वैल्यू इस इंटीग्रल की आनी थी वही इस इंटीग्रल की भी आएगी। लेकिन इसको इंटीग्रेट करना हमारे लिए आसान है। इसके लिए हम दोनों को करते हैं पहले मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन पर हमें मिलेगा x⁻n माइनस x⁻n+1। इंटीग्रेशन हमें करना है 0 से 1 के बीच में। अब x⁻n का इंटीग्रेशन होगा x⁻n+1, डिवाइड भी करेंगे n+1 से, माइनस x⁻n+2 का इंटीग्रेशन है x⁻n+2, डिवाइड भी करेंगे n+2 से, और लिमिट यूज हमें जो करनी है वो है 0 से 1 की। यहां पर 1/n+1 कांस्टेंट है। अब आप इंटीग्रेशन यूज करें, लिमिट यूज करनी है x⁻n+1 पर, लिमिट है 0 से 1। इसी तरह से अगले फंक्शन के लिए 1/n+2 कांस्टेंट है, x⁻n+2 पर लिमिट अप्लाई करें, लिमिट होगी 0 से 1।
अब x के लिए 1 यूज़ करेंगे तो मिलेगा 1, लोअर लिमिट 0 रहनी है। इसी तरह से यहाँ पर भी अपर लिमिट आप यूज़ करेंगे, मिलेगा 1, लोअर लिमिट 0। तो 1/n+1 माइनस 1/n+2, अब इसे आप सॉल्व कर लें, n+1 इंटू n+2 LCM होगा। तो n+2 माइनस n-1, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1/n+1 इंटू n+2। तो अब आपने देखा कि अगर हमने प्रॉपर्टी का यूज़ किया तो हमने कितनी आसानी के साथ इसको इंटीग्रेट कर लिया। तो प्रॉपर्टीज़ को आप अच्छी तरह समझें, कब कहाँ प्रॉपर्टी यूज़ करने से, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करने से हमें आसानी रहेगी, वो हमें सीखना है। आज के लिए इतना ही। अगली प्रॉब्लम्स के साथ हम नए लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद।